ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। क्लास का ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन को समझेंगे। अगर आप देखें तो डिफरेंशिएशन को मैंने तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज में तोड़ा हुआ है, इनफैक्ट चार। पहली कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, जिसके अंदर पैरामेट्रिक और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के अलावा सब कुछ है। मतलब एक्सपोनेंशियल की, लोगारिथमिक की, ट्रिग्नोमेट्रिक की डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट रूल कवर्ड है, क्वोशंट रूल कवर्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन जैसे कि मैंने कहा कवर्ड है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी इसमें हैं जो मुझे आपके सामने रखनी है। तो इसका मतलब ये कैटेगरी जो है वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को लेकर चलेगी, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। फिर जो एक पैरामेट्रिक और इम्प्लिसिट दो कैटेगरीज रह जाएंगी वो उसको इंशाल्लाह सेपरेटली डील किया जाएगा। और जो चौथी कैटेगरी है जो 2020 से न्यूली एडेड है, वो कनेक्टेड है तीसरी वाली कैटेगरी यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन से। तो वो सारी चीजें फिर एक साथ इंशाल्लाह जब हम इम्प्लिसिट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह हमें समझ आने लग जाएगा। तो आज का टारगेट है इंशाल्लाह कि हम पहली वाली कैटेगरी की सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें। और हमें डिफरेंशिएशन की जब ये कैटेगरी हम कवर कर लेंगे तो हम इस कैटेगरी के काफी सारे सवालात, इनफैक्ट सारे सवालात करने के इंशाल्लाह काबिल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चीज से, और वो है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, लोगारिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो प्योर मैथ्स वन है उसकी डिफरेंशिएशन हमारे लिए अंडरस्टूड है, मतलब वो हमें आनी ही चाहिए। P1 की डिफरेंशिएशन जो है अगर वो हमें नहीं आती तो फिर इसका मतलब हम यहाँ आके फंस जाएंगे। तो जाहिर सी बात है प्री रिक्विजिट है P1 की डिफरेंशिएशन। जो AS की नॉलेज है वो प्री रिक्विजिट है P3 की नॉलेज का। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो P1 की डिफरेंशिएशन से क्या वो रहेंगी, यहाँ पर आती रहेंगी, टेस्ट होती रहेंगी? वो टेस्ट भी होंगी और साथ साथ नई चीजें भी टेस्ट होंगी। आइए देखते हैं एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन और लोगारिथमिक की भी और ट्रिग्नोमेट्रिक की, वन बाय वन समझाता हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम सबने देखा है, किसमें देखा है? लॉग्स में देखा है। लोगारिथमिक में अगर हम देखें, लोगारिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हम देख कर आए हैं उसके अंदर हमने सीखा है, बहुत सारी चीजें सीखी थी। तो एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन अब हमें सीखनी है। तो अब याद रहे ये मैंने सारे रूल्स लिखे हुए। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है? डी बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई पावर एफ एक्स को, मतलब ई है और उसके ऊपर पावर एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे 2x² + 3 x + 4। ई है और ई के ऊपर जो पावर है वो एक फंक्शन ऑफ एक्स है, जो कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की पहचान है कि एक बेस पर जो पावर हो वो एक उसमें वेरिएबल शामिल हो। तो अगर ई है और उसकी पावर में वेरिएबल है, मतलब एक फंक्शन है, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी पता है? ई पावर एफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है ई पावर एफ एक्स इंटू एफ प्राइम एक्स। इसका मतलब यहां से क्या पता चला कि जो ई पावर एफ एक्स वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन है वो एज इट इज कॉपी हो जाती है, मतलब फंक्शन की डिफरेंशिएशन वही होती है। ई पावर एफ एक्स की डिफरेंशिएशन ई पावर एफ एक्स ही होती है, लेकिन साथ ही साथ जो ई की पावर है एफ एक्स उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई भी होती है। तो ई पावर एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ प्राइम एक्स। तो अब मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट सपोज सिंपल एग्जांपल रखूं। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई पावर 2x को, तो आप बोलेंगे सर कोई मसला ही नहीं है, ई पावर 2x की डिफरेंशिएशन होगी ई पावर 2x, एज इट इज हमने कॉपी कर दिया। आपने तो यही सिखाया, जिस चीज की डिफरेंशिएशन करनी है उसी को एज इट इज कॉपी कर दो एक्सपोनेंशियल में, और फिर जो पावर है उसकी डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई भी करो। तो पावर तो 2x है, तो 2x की पावर 2x की डिफरेंशिएशन 2 होती है, लिहाजा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिहाजा हमारा आंसर आ जाएगा 2e पावर 2x। तो एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन ये है कि एज इट इज कॉपी हो जाती है और फिर जो उसकी पावर है उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो जाती है। तो e power fx is mapped onto e power fx and then the differentiation of this function is multiplied, as you can see। fx की डिफरेंशिएशन होती है f prime x, y की डिफरेंशिएशन को हम dy by dx कहते हैं, तो fx की f prime x कहते हैं।
अच्छा, अब ये हो गई पहले वाले फंक्शन की डिफरेंशिएशन। अब आ जाते हैं सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन, और वो है लोगारिथमिक फंक्शन। अच्छा, एल जी की डिफरेंशिएशन नहीं है, सिर्फ एल एन एफ एक्स की डिफरेंशिएशन आपने सीखनी, दैट्स इट। मतलब ऐसा लॉग जिसकी बेस ई होती है, सिर्फ उसकी डिफरेंशिएशन आपने सीखनी है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एल एन एफ एक्स। अगर एल एन ऑफ अ फंक्शन, एल एन है और साथ एक फंक्शन है, उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो मैं कहूंगा 1/f(x) इंटू एफ प्राइम एक्स। मतलब अगर मुझे एल एन ऑफ अ फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी कि एल एन इग्नोर हो जाएगा, और ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि 1/f(x), एल एन एफ एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/f(x), और फिर जो फंक्शन है ना एफ एक्स, उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई भी होगी। जैसे ऊपर एक्सपोनेंशियल में जो फंक्शन था वो ई की पावर में था, तो उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई की। सिमिलरली यहाँ जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं सिंपल सा। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एल एन टू एक्स कर लेते हैं। चल, एल एन टू एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, तो एल एन टू एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, एल एन एफ एक्स। एफ एक्स यहाँ पर टू एक्स है, सही है, तो एल एन टू एक्स की डिफरेंशिएशन होगी 1/2x, 1 फंक्शन, जो फंक्शन था वो 2x था, तो 1/f(x), यानी कि 1/2x मल्टीप्लाइड बाय एफ प्राइम एक्स, मतलब जो 2x है उसकी डिफरेंशिएशन, और 2x की डिफरेंशिएशन तो 2 है, कैंसिल किया, ये हो गया 1/x। तो अल्टीमेटली एल एन टू एक्स की जो डिफरेंशिएशन मेरे पास आई है वो आ गई है 1/x, क्योंकि 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो गए हैं। अच्छा, आगे आ जाए। पहला भी डिस्कस कर लिया, दूसरा भी डिस्कस कर लिया, इसके मजीद एग्जांपल्स में नीचे डिस्कस करता हूं। अच्छा, ये हो गई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन, ये हो गई लोगैरिथमिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन। अब हम सीख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शंस हैं, हमने कितने फंक्शन सीखे, वी हैव स्टडीड 6 फंक्शंस। 3 फंक्शंस बिल्कुल बेसिक फंक्शंस हैं जो कैलकुलेटर में मौजूद हैं, साइन कॉस टेन, और 3 इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं, सेक कोसेक और कॉट। जो डिफरेंशिएशन सिलेबस में स्पेसिफाइड है ना कि बच्चों को याद होनी चाहिए, वो साइन कॉस और टेन की है। सेक कोसेक और कॉट की डिफरेंशिएशन जो है वो डिराइव हो सकती है, और हम कुछ थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा इतना कुछ सीख लेंगे कि हम खुद से उसकी डिफरेंशिएशन भी निकाल सकेंगे, वो इंशाल्लाह मैं कवर भी करूंगा इस पर। अभी आप ये समझ लें कि एग्जामिनर ने जो सिलेबस में, P3 के सिलेबस में वाजे करके जो लिखी हुई है ना, जो बच्चों को याद होनी चाहिए, वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और वो है साइन, कॉस एंड टेन। तो आइए इन तीनों की 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन देखते हैं। साइन ऑफ एन एंगल, साइन ऑफ एन एंगल की डिफरेंशिएशन करनी है, तो साइन एंगल की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एंगल। साइन ऑफ एन एंगल इज व्हेन डिफरेंशिएटेड बिकम्स कॉस ऑफ एन एंगल, लेकिन फिर जो एंगल है एफ एक्स, उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई भी होगी। ये तो आप शुरू से देख रहे हैं ना, जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई भी होगी। एक्सपोनेंशियल में जो फंक्शन था वो पावर में था, उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हुई। एल एन एफ एक्स में यहाँ फंक्शन यहाँ मौजूद था, इसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हुई। यहाँ साइन एफ एक्स में जो एफ एक्स है ये एंगल की जगह पे है, तो ये जो एंगल की जगह पे एफ एक्स है, तो मैंने साइन एंगल की डिफरेंशिएशन कर दी कॉस एंगल, और एंगल एफ एक्स है, और फिर जो एंगल है उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई भी की, यानी कि एफ प्राइम एक्स मल्टीप्लाई भी हुआ। फिर साइन ऑफ एन एंगल की डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एन एंगल मल्टीप्लाई बाय एफ प्राइम एक्स। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। साइन 2x, साइन 2x की डिफरेंशिएशन बताएं। साइन 2x की डिफरेंशिएशन होगी cos 2x, क्योंकि एंगल जो है 2x है, तो साइन 2x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos 2x मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन 2x है, उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 cos
2x। सही है, ये हो गई साइन 2x की डिफरेंशिएशन। अब आ जाए कॉस एफ एक्स की डिफरेंशिएशन। ये मैंने जनरल रूल्स लिखे हुए हैं सारे, सही है, ये सारे जनरल रूल्स हैं एफ एक्स की फॉर्म में, ताकि कोई भी एग्जांपल आए तो आप इन जनरल रूल्स की बेसिस पर बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर पाए। अच्छा, कॉस ऑफ एन एंगल, साइन एंगल की डिफरेंशिएशन कॉस एंगल थी, तो कॉस एंगल की डिफरेंशिएशन साइन एंगल है लेकिन माइनस भी है। साइन एंगल की डिफरेंशिएशन पॉजिटिव कॉस एंगल, लेकिन कॉस एंगल की जो डिफरेंशिएशन है, कॉस ऑफ एन एंगल की जो डिफरेंशिएशन है, यानी कि कॉस एफ एक्स की जो डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव साइन एफ एक्स है। तो इसका मतलब कॉस ऑफ एन एंगल बिकम्स cos ऑफ एन एंगल व्हेन डिफरेंशिएटेड बिकम्स साइन ऑफ एन एंगल, लेकिन साथ नेगेटिव की साइन भी अटैच होती है। तो साइन एंगल डिफरेंशिएटेड टू cos एंगल डिफरेंशिएटेड टू माइनस साइन एंगल, एंड एज यूजुअल मल्टीप्लाइड बाय f प्राइम x। मतलब जो एंगल है उसकी डिफरेंशिएशन मुझे मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। अब यहां देख लेते हैं, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, cos 2x को, तो cos 2x की डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन 2x, नेगेटिव साइन 2x, कॉस ऑफ एन एंगल की नेगेटिव साइन एंगल, और फिर जो एंगल है 2x उसकी डिफरेंशिएशन होती है 2, वो मल्टीप्लाई होगी, तो हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x। ये आपकी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो गई। अच्छा, अब जो है तीसरा है वो है tan एंगल, tan एफ एक्स, उसकी है sec स्क्वायर एफ एक्स इंटू एफ प्राइम एक्स। अच्छा, tan एफ एक्स क्योंकि tan साइन अपॉन कॉस होता है, तो आगे मैं कुछ सिखाऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह जो है इसकी डिफरेंशिएशन को डिराइव करके भी बताऊंगा। हालांकि एग्जामिनर ने कहा है बच्चे को याद होनी चाहिए, लेकिन किस तरह से डिराइव हुई है इसकी डेरिवेशन भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में चीजें बहुत क्लियर हो। बहरहाल साइन की डिफरेंशिएशन, कॉस की डिफरेंशिएशन, tan की आपको याद भी होनी चाहिए। अच्छा, साइन कॉस की डिस्कस कर ली थी, tan की कर रहे थे। tan ऑफ एन एंगल की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर एंगल इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल। मतलब tan एफ एक्स इज sec स्क्वायर एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ प्राइम एक्स। एग्जाम्पल देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, tan 2x को क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x मल्टीप्लाइड बाय 2, sec स्क्वायर 2x मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x। तो ये मैंने आपको एक्सपोनेंशियल की, लोगैरिथमिक की और तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन भी समझा दी एक एक एग्जांपल देकर। अच्छा, अब अगर हमें मजीद एग्जांपल्स आपके सामने जो मैंने लिखे हुए हैं वो करवाऊं तो आप वो भी देख लें। ये भी देख लेते हैं, फिर कॉपी कर लीजिएगा एक साथ। देखें, डिफरेंशिएट करना है ई ऑफ एन एंगल, ई पावर एफ एक्स। तो क्या सिखाया, ई पावर एफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ई पावर एफ एक्स, एज इट इज कॉपी कर दें, ई पावर 2x स्क्वायर माइनस 3x, एज इट इज कॉपी हो गया। जो फंक्शन था एक्सपोनेंशियल वाला वो या एज इट इज कॉपी हो गया। फिर मल्टीप्लाई करनी है क्या चीज, पावर की डिफरेंशिएशन। तो पावर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 4x, 2x स्क्वायर की 4x और माइनस 3x की माइनस 3। ये डिफरेंशिएशन तो हमें पता है, पावर मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारी इसकी डिफरेंशिएशन हो गई। अब सवाल पैदा होता है किस फॉर्म में देनी है, इसी फॉर्म में देते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं पहले 4x माइनस 3 लिख रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, और फिर ई पावर 2x स्क्वायर माइनस 3x। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आपने ये डिफरेंशिएट करके ये भी लिख दिया, जाहिर सी बात है एग्जामिनर समझ लिया आपको डिफरेंशिएशन आती है, आपको पूरे मार्क्स दे देगा। अच्छा, अब दूसरे पे आ जाएं, ln एफ एक्स, ln ऑफ अ फंक्शन, इसका क्या बताया था, 1 अपॉन एफ एक्स। तो 1 अपॉन, और आप डायरेक्ट भी ये चीज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर ऊपर भी आपको बताऊं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ प्राइम एक्स अपॉन एफ एक्स, ताकि आपको एक स्टेप बचे। ln एफ एक्स की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एफ एक्स है, और फिर एफ प्राइम एक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली एफ प्राइम एक्स अपॉन एफ एक्स हो जाता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन होता है ये डिनोमिनेटर में आ जाता है और इसकी डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ जाती है। इससे एक स्टेप हम सेव कर सकते हैं।
तो यहाँ क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2x² - 3x, और न्यूमरेटर में इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी विच इज 4x - 3। तो ln fx इज 1/fx, तो फंक्शन एज इट इज डिनोमिनेटर में आ गया और इसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हुई, लिहाजा वो फंक्शन न्यूमरेटर में आ गया। तो 4x - 3 अपॉन 2x² - 3x, ये डायरेक्ट हम दे सकते हैं। अच्छा, साइन ऑफ एन एंगल की डिफरेंशिएशन क्या होती है, पॉजिटिव कॉस एंगल, तो एज इट इज एंगल कॉपी हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंगल की डिफरेंशिएशन को, ये हो जाएगा 4x - 3। अच्छा, फिर नीचे आ जाए, कॉस ऑफ एन एंगल इज नेगेटिव साइन एंगल मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल विच इज 4x - 3। जैसे कि मैंने यही कहा कि आपको मजीद कोई सिंप्लीफिकेशन तो आप कर नहीं सकते, ऑर्डर पहले ये लिख दें ये बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे अल्टीमेटली आपकी ये डिफरेंशिएशन है, तो यहां भी आप छोड़ सकते हैं, सही है। अच्छा, फिर ये क्या हो गया, tan ऑफ एन एंगल, तो tan ऑफ एन एंगल की क्या बताई, सेक स्क्वायर एंगल, एंगल को ब्रैकेट में रख रहा हूं, देखें एंगल को रखा जा रहा है ब्रैकेट में, सेक स्क्वायर एंगल मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल विच इज 4x - 3। सही है जनाब। तो ये पूरी मैंने आपके सामने डिफरेंशिएशन की कहानी रख दी, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लोगैरिथमिक सारी किस्म की डिफरेंशिएशन भी सीख ली। पहले मैंने एक एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल एंगल 2x के साथ करवाए, और बाकी फिर मैंने मतलब फंक्शन 2x रखा हर जगह, और फिर आगे जो है फंक्शन मैंने 2x² - 3x रखा, ताकि आपको सबके दो दो एग्जाम्पल्स मिल जाएं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मुझे बताएं यहाँ तक सबको क्लियर है, कॉपी कर लें प्रॉपर तरीके से, 2-4 मिनट लेकर, 2-3 मिनट ले लें, कॉपी कर लें और मुझे एक्नॉलेज कर दें कि यस सर अंडरस्टूड, क्लियर एंड डन लिख देंगे तो इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ रहे हैं। 2-3 मिनट ले लें, जल्दी जल्दी कर लें।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस पे आते हैं। P1 के अंदर अगर हम रिकॉल करें, P1 को अगर हम रिकॉल करें तो कॉम्पोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमने सीखी थी। क्या सीखा था हमने? अगर एक फंक्शन है और उसके ऊपर एक पावर है, तो फर्स्ट डील विद द पावर। क्या कहा था? पावर को मल्टीप्लाई, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। फिर पावर को क्या कर देंगे? 1 से सब्ट्रैक्ट। और फिर जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? मल्टीप्लाई। रिपीट करता हूं, एक फंक्शन है, एक तो ये होता है ना कि एक्स के ऊपर पावर है 2x² -3x, जहां जहां एक्स है वहां वहां पावर आ रही है। एक ये कि पूरे एक फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर और उसके ऊपर होल पावर है। तो क्या सिखाया था? पावर मल्टीप्लाई होती है और 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और फिर जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होती है। इसका जो P1 वाला एग्जांपल है वो आपके सामने रखते हैं, फिर जो A2 रिलेटेड स्टफ है वो आपके सामने इंशाल्लाह पेश करते हैं। मतलब बताने का मकसद ये है कि चाहे लोगैरिथमिक फंक्शन हो या कोई और फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर ओवरऑल जो है वो पावर मौजूद है, ओवरऑल फंक्शन में पावर मौजूद है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन का उसूल अप्लाई होगा, जैसे कि हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स के थ्रू देखने जा रहे हैं। अब जब देखते हैं 2x³ -3x² एक फंक्शन है और इस फंक्शन के ऊपर एक पावर है। एक फंक्शन है और इसके ऊपर एक पावर है, और मुझे कहा जा रहा है, और मैंने आपको कहा था कि अगर फंक्शन का कोई नाम नहीं होता तो हम इस तरह से लिखते हैं d/dx, और जो ब्रैकेट के अंदर जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसे लिखते हैं और इक्वल्स टू के बाद आंसर लिखते हैं। लेकिन जब एक फंक्शन का नाम हो, जैसे यहाँ फंक्शन का नाम y है, तो उसका जो ग्रेडियंट फंक्शन है उसे कहेंगे dy/dx। तो अगर y हमारा गिवन फंक्शन आपके सामने मौजूद है तो dy/dx क्या होगा? dy/dx वुड बी फर्स्ट डील विद द पावर, तो मल्टीप्लाई करें पावर को, 7 मल्टीप्लाई हुआ फंक्शन। अच्छा, जिस दौरान हम पावर को डील कर रहे हैं ना, उस दौरान फंक्शन रिमेन्स इंटैक्ट, उससे हम नहीं छेड़ेंगे। when we are dealing with the power, the function remains intact. this means कि आप पावर को जब डील कर रहे हैं तो पावर मल्टीप्लाई भी होगी और 1 से सब्ट्रैक्ट भी होगी, लेकिन जो ब्रैकेट में फंक्शन है उसे हम चेंज नहीं करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है 2x³ -3x², वो एज इट इज रहा। पावर 7 मल्टीप्लाई हुई और पावर जो 7 थी वो 1 से क्या हो गई? कम हो गई, तो क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और फिर मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इनसाइड द ब्रैकेट, तो 2x³ -3x² की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगी? 6x² -6x, 6x² -6x। अच्छा, इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो ये यहां मैं 6x कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि 6x² में -6x में अगर मैं 6x कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा x -1। तो अब मैं इसको चेंज करता हूं, 6x x -1, और ये जो है ऑलरेडी मौजूद है। इस चीज को जब मैं इस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्टीमेटली मेरा बन जाएगा 42x। आई होप ये स्टेप में ना लिखूं वरना सवाल आ जाएगा, चले मैं स्किप नहीं करता ऐसे भी। 7 2x³ -3x² पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 6x x -1, यही लिख देता हूं मैं। और फिर 6x इंटू 7 हो जाएगा 42, 6 7 42x, ब्रैकेट में x -1 और 2x³ -3x² होल पावर 6।
अच्छा, उमूमन जब एग्जामिनर सवाल इस तरह के देता है तो वो अल्टीमेटली अगर बच्चा ये भी लिख देता है तो वो मार्क्स अवॉर्ड कर देता है। वो ये देखता है कि क्या बच्चे ने पावर से डीलिंग की, 2 नंबर का होता है, जैसे फॉरन अगर एक चीज डिफरेंशिएट करनी है 2 मार्क्स, तो आपने पावर को डील किया और पावर 1 से सब्ट्रैक्ट की, 1 मार्क, और फिर फंक्शन जो जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन था उसकी डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई किया, दूसरा मार्क। लेकिन होता है ना कि इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में दूं, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर लिख दे, गिविंग योर आंसर इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो फिर हमें ये कोशिश करनी होगी कि अल्टीमेटली जो है वो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो सिंप्लीफाई करें। तो ये बिल्कुल आसानी से जो सिंप्लीफिकेशन हो रही थी वो मैं आपके सामने पेश कर दी है। मजीद अगर मैं मजीद इसको डील करना चाहूँ तो बहुत कुछ हो सकता है, ब्रैकेट के अंदर भी मैं कुछ कॉमन लूँ, उसके ऊपर पावर 6 लगाऊं, फिर बाहर लाऊं, लेकिन ये सब चीज़ों का मुतालबा नहीं है, ये चीज़ कभी टेस्ट नहीं होती, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट जो है वो सिंप्लीफिकेशन नहीं है, बल्कि यहाँ की रिक्वायरमेंट डिफ्रेंसिएशन है। ग्रेडियंट फंक्शन के ग्रेडियंट फंक्शन निकालना है, उसके बाद फिर हमें अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जैसे एग्जामिनर P1 में मांगता था वैसे यहाँ भी मांगता है, तो वो अगर निकालना है तो मैं एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू को डालूंगा, ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी, जो ग्रेडियंट dy बाई dx की वैल्यू होती है वो मेरा ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल होता है। वो सारी बातें जो हम P1 में सीख चुके थे वो सारी बातें लगेंगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आएगी, और सारी चीजें आएंगी। साथ साथ मैंने आपको कहा कि एडिशनल नॉलेज P3 में जो जो सीखेंगे वो इंशाल्लाह साथ साथ कनेक्ट होता रहेगा। तो अभी हमने ये P1 का रिकॉल किया, कॉम्पोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन, फंक्शन उसके ऊपर होल पावर, फर्स्ट डील विद द पावर, यानी कि मल्टीप्लाई द पावर एंड सब्ट्रैक्ट बाय 1, एंड देन मल्टीप्लाई द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इनसाइड द ब्रैकेट। और फिर मैंने यहाँ सिंप्लीफिकेशन ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने कर ली कि भाई अगर सिंप्लीफिकेशन करनी हो आसानी वाली तो ये आपके सामने। लेकिन मैंने ये भी अर्ज कर दिया कि अगर आप पहले स्टेप वाली काम भी कर लेते हैं तो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर देते हैं। लेकिन अगर उसने कह दिया कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में दें या कोई एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लगाई तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत हो सकती है। अच्छा, ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, सही है, ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल। अच्छा, अब हम देखते हैं साइन पावर 4x की डिफरेंशिएशन, साइन पावर 4x की डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो अब यहाँ अगर आप नोट करें तो साइन पावर 4x का मतलब पता है क्या है? साइन एक्स टू द पावर ऑफ 4, साइन एक्स। अब ये जो मैं एरिया समझाने जा रहा हूं इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं, बहुत गौर से सुनेंगे आप। अगर आप लिखने में लगे रहेंगे तो फिर शायद आपको सही समझ नहीं आएगा, अगर आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं भी इत्मीनान से समझाऊंगा इंशाल्लाह, आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के इत्मीनान से उसके सुने जो मैं कह रहा हूँ, ताकि आपको तमाम बातें जो मैं कह रहा हूँ वो समझ आ जाए। अभी हमने ये सीखा कि एक फंक्शन के ऊपर अगर होल पावर होती है वो कॉम्पोजिट फंक्शन कहलाता है, हम पावर से डील करते हैं और फिर फंक्शन को डील करते हैं, सही है। देखें, इसी चीज को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट डील विद द पावर एंड देन डील विद द फंक्शन। तो अब क्या होगा, साइन पावर 4x का मतलब है साइन एक्स होल पावर 4। तो अगर मैं y इक्वल्स टू साइन एक्स होल पावर 4 को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, साइन एक्स होल पावर 4 को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले पावर से डील करूंगा, मतलब पावर को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, और फिर पावर को क्या करूंगा, 1 से सब्ट्रैक्ट। और ये भी सिखाया था कि इस दौरान जो फंक्शन है इट रिमेन्स इंटैक्ट, इट डज नॉट चेंज। और फिर जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो अब मैं आपको यहां सिंपल एग्जांपल के साथ पेश कर रहा हूं, dy बाई dx निकालना है, पावर क्या थी 4, मल्टीप्लाई करें 4, फिर ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स था, साइन एक्स ही रहेगा, होल ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या थी 4, ये हो जाएगी 3। सिंपल कॉम्पोजिट फंक्शन का उसूल है। बस P1 में एग्जांपल जो देखते थे उसमें जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन होता था वो एल्जेब्रिक फंक्शन होता था, सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन। अब ब्रैकेट के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो गया, तो क्या उसूल बदल जाएगा, उसूल थोड़ी बदलेगा, उसूल जो सामने सामने लिखा है वो थोड़ी बदलेगा। ये फंक्शन जो है ये लोगैरिथमिक फंक्शन हो या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसूल तो नहीं बदलेगा ना भाई। उसूल क्या है कि एक पूरे फंक्शन पे अगर पावर हो तो उसे कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं, और ऐसे कॉम्पोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन का तरीकेकार ये है
कि पहले डील करते हैं पावर से, पावर को करते हैं मल्टीप्लाई, फिर करते हैं 1 से सब्ट्रैक्ट। इस दौरान ब्रैकेट वाला फंक्शन तब्दील नहीं होता, एज इट इज कॉपी हो जाता है। और फिर मल्टीप्लिकेशन के साइन डालने के बाद जो ब्रैकेट में फंक्शन था उसकी डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब पावर मल्टीप्लाई हुई, पावर 1 से सब्ट्रैक्ट भी हुई, और अब जो फंक्शन ब्रैकेट के अंदर है जिसको साइन एक्स कह रहे हैं उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई भी होगी। तो बताएं साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है? तो बच्चा बच्चा कहेगा साइन एक्स की डिफरेंशिएशन सर आपने अभी सिखाई है, और वो है कॉस एक्स। अच्छा, मैंने साइन एक्स की डिफरेंशिएशन साइन एफ एक्स की डिफरेंशिएशन सिखाई थी। साइन एफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है कॉस एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ प्राइम एक्स, लेकिन यहां जो फंक्शन है ना एक्स, जो फंक्शन है ना वो एक्स है, तो साइन एफ एक्स की डिफरेंशिएशन जो है, जो कि मल्टीप्लाई होनी थी, वो है cos एफ एक्स, और जो फंक्शन है वो क्या है, वो है x। तो x की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई भी होगी, लेकिन x की डिफरेंशिएशन तो 1 ही होती है, तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा, अब अगर आप यहां देखें तो अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 4 cos x साइन क्यूब x, या 4 साइन क्यूब x cos x, आगे पीछे कर सकता था। लेकिन आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन एक्स होल क्यूब जो है दैट इज साइन क्यूब एक्स। अच्छा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साइन एंगल विथ अ पर्टिकुलर पावर, सॉरी एफ एक्स विथ अ पर्टिकुलर पावर, पावर मल्टीप्लाइड subtracted by 1, meanwhile the function remains intact, sin x था sin x रहा, then the differentiation of sin x will be multiplied, and the differentiation of sine angle is cos angle multiplied by differentiation of angle. तो sin x is cos x, और x क्योंकि एंगल जो है वो x है, उसकी डिफरेंशिएशन 1 मल्टीप्लाई हुई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप मल्टीप्लाई बाय 1 नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने समझाने के लिए कहा कि देखें एंगल की डिफरेंशिएशन लेते हैं, लेकिन यहां इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहां तो 1 है। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। आगे आ जाए, पहले इत्मीनान से सुने, फिर सब कॉपी हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी सुने इत्मीनान से। नंबर 3, 4 साइन, अब देखें टेक्निकलिटी बढ़ेगी, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअली चीजों को, और मैं एक ऑर्डर आपको फॉलो करवाऊंगा, वो आपने समझना है। तो पहले आप देखें y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूं अलग तरीके से, 4 साइन ऑफ एन एंगल, साइन एंगल एट साइन 2x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3। अब यहां देखें आप, ये जो पावर 3 है ना, ये साइन एंगल पूरे फंक्शन पे है। साइन क्यूब एक्स जो है वो साइन एक्स का होल क्यूब होता था ना, तो साइन क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 1 साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब होगा। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? ये जो पावर होती है 3, ये पूरे फंक्शन पे होती है। तो 4 एज इट इज कॉपी। अभी तो सॉरी मैं अभी तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ इसको, इसकी फॉर्म को चेंज कर रहा हूं। इसलिए y इक्वल टू था, y इक्वल टू 4, जाहिर सी बात है 4 ही रहेगा, साइन ऑफ एन एंगल होल क्यूब, इस फॉर्म में लिख दिया। सही है, अब मैं डिफरेंशिएशन शुरू कर रहा हूं। अच्छा, डिफरेंशिएशन में मैंने आपको क्या बताया, पहले डील करते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए, डील विद द पावर, देन डील विद द फंक्शन। डीलिंग विद पावर का मतलब होता है पावर मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट बाय 1। डीलिंग विद द फंक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लाई द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन बाद में। लेकिन जिस दौरान पावर को डील करते हैं उस दौरान फंक्शन इंटैक्ट रहता है, फिर जब फंक्शन को डील करते हैं तो फंक्शन की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होती है, और फिर फंक्शन की जो डिफरेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है कि फंक्शन पहले डिफरेंशिएट होता है और फिर उसके बाद उसका एंगल भी डिफरेंशिएट होता है। इसलिए मैं यहां पर तीसरी चीज भी ऐड कर रहा हूं, और वो है एंगल। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन
क्या होती है, साइन ऑफ एन एंगल की कॉस ऑफ एन एंगल इनटू एफ प्राइम एक्स। इसका मतलब उसके एंगल को भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने यही बात यहां लिख दी है कि अगर कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, कॉम्पोजिट फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व हो जाए, तो पहले एज पर द रूल ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन डील विद पावर, मल्टीप्लाई द पावर, सब्ट्रैक्ट बाय 1, देन डील विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। या जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड देन डील विद इट्स एंगल। मतलब उस एंगल के डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करें, जो कि हम ऊपर से देखते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। अब जरा इस एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। 4 साइन ऑफ एन एंगल होल क्यूब, ये मैंने फॉर्म चेंज की है। आइए डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। dy by dx इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर है उससे डील करेंगे, तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए करते हैं। 3 4 12, फिर जो फंक्शन है वो एज इट इज कॉपी हुआ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पूरा एज इट इज कॉपी हुआ, और उसकी जो पावर है वो कितनी हो गई 2। तो अब देखें पावर 3 पहले मल्टीप्लाई हुई, 12, 3 4 12, पावर 1 से सब्ट्रैक्ट हो गई। अभी मैंने किस चीज को डील किया है, आई हैव डेल्ट विद द पावर ओनली, I have multiplied the power and subtracted the power by 1. Now comes the turn of the function. अब पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्न आई। तो साइन एंगल की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एंगल। साइन एंगल की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एंगल। तो आइए लिखते हैं, इनटू कॉस एंगल, और एंगल क्या था 2x स्क्वायर प्लस 1। इज इट इज इट फाइनलाइज्ड? क्या मैंने यहां तक पूरा कर लिया? नो, I have dealt with the power, then I have dealt with the trigonometric function, and now I have to deal with the angle of the trigonometric function and multiply the differentiation of that as well, and that is 2x square plus 1. तो 2x square plus 1 की जो डिफरेंशिएशन होगी वो क्या होगी, 4x, तो वो भी मल्टीप्लाई होगी। तो now I have dealt with the angle as well. I am repeating my steps. कॉम्पोजिट फंक्शन था, लेकिन कॉम्पोजिट फंक्शन में जो ब्रैकेट में फंक्शन था वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। कॉम्पोजिट के उसूल के मुताबिक पावर को मल्टीप्लाई किया, फिर पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट भी किया। इस दौरान जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एज इट इज रहा, इट रिमेन्स इंटैक्ट। पावर डील हो गई, अब फंक्शन की बारी आई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बारी आई। तो साइन ऑफ एन एंगल की डिफरेंशिएशन होती है कॉस ऑफ एन एंगल इनटू एफ प्राइम एक्स। साइन एफ एक्स इज कॉस एफ एक्स इनटू एफ प्राइम एक्स। तो ये तो किया है, साइन एफ एक्स की डिफरेंशिएशन करनी थी, तो कॉस एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ प्राइम एक्स। तो इसी चीज को मैंने ये ऑर्डर लिख दिया आपका। पहले आपने पावर से डीलिंग की, फिर आप आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, और फिर आप आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल पर। डीलिंग मैंने यहाँ पावर डील की, इस दौरान फंक्शन सेम रहा, फिर मैंने फंक्शन की डिफरेंशिएशन की, कॉस ऑफ एन एंगल हो गई, इस दौरान एंगल सेम रहा, और फिर मैंने एंगल की डिफरेंशिएशन की जो कि 4x है। तो यहाँ आके मेरा जो है वो, यहाँ आके मेरी डिफरेंशिएशन मुकम्मल हो गई। अब जो है मैं अगर इतना भी लिख देता हूं तो जाहिर सी बात है मुझे मार्क्स मिल गए, क्योंकि मेरा काम जो करना था मैंने कर लिया। फिर भी अगर मैं इसको मजीद करना चाहता हूं तो 4x और 12 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट अलग नंबर्स हैं। 12 4 48, तो ये हो जाएगा 48x। तो अब जरूरी भी नहीं है कि आप ये सारी चीजें दोबारा से लिखें, कॉस जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखते हैं। 48x हो गया, अभी हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1, और फिर कॉस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। सही है, ये आपका जो है वो डिफरेंशिएशन मुकम्मल हो गई। लेकिन मैंने आपसे जैसे कि कहा कि एग्जामिनर यहाँ पर उसकी सिंप्लीफिकेशन उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ बच्चे की डिफरेंशिएशन की स्किल्स कितनी अच्छी हैं, क्या वो सही डिफरेंशिएशन जानता है या नहीं जानता, इस चीज की टेस्टिंग होती है। लिहाजा अगर बच्चा ये भी कर लेता है
तो उसको जितने मार्क्स मिलने थे वो मिल जाते हैं, क्योंकि उसने सारे स्टेप्स क्लियरली शो कर दिए हैं। और अब ये अगर सही वाली डिफरेंशिएशन है तो इसमें अगर x की वैल्यू भी डालूंगा तो जो ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी वो सही आएगी। तो फिर अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल भी निकालना चाहता हूं तो वो बिल्कुल सही निकलेंगे, तो फिर सिंप्लीफिकेशन का तो मकसद बनता ही नहीं है। सही है। अच्छा, फिर आ जाते हैं। मुझे पहले यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट दे दें, यहाँ तक बात क्लियर है? किसी का कोई सवाल या डाउट तो नहीं है? मेरे ख्याल से तो मैंने बहुत दफा रिपीट भी किया और बहुत समझाया भी। यहाँ तक कॉपी करने का नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ इतना कह दें क्लियर है सर। और किसी का अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो मुझसे अभी पूछ ले, ताकि अगले एग्जाम्पल्स तक फिर मसला ना आए। चलें, सही, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नंबर 4। अब देखिए अभी एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा था कि हम इस तरह से लिखने के पाबंद नहीं हैं। अब अगर मुझे पता चल गई है कि जो यहाँ जो पावर लिखी हुई होती है ये पूरे फंक्शन की पावर है और पहले इसे डील करना है, तो हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। हम इस फॉर्म में लिखने के मोहताज थोड़ी रहे हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखें, डायरेक्ट देखें कैसे करते। हमें पता है कि ये तो अल्टीमेट पावर है, तो हमने कहा 3 4 12 और फॉरन साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 2x² + 1 लिख देते हैं हम, जैसे कि मैं आगे इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ये पावर 4, ये होल फंक्शन पे पावर है, तो फर्स्ट डील विद दिस पावर। ये ऑर्डर याद करें, PFA, ये याद हो गया ना, टेंशन खत्म। PFA, पावर फंक्शन एंगल। फर्स्ट डील विद द पावर, कॉम्पोजिट फंक्शन का उसूल, then deal with the function, and because the function is a trigonometric function, deal with its angle. So power, then function, and then angle. This is a simple order that I have specified. तो 4 वाले केस में अगर आप देखें तो पावर 4 है, मल्टीप्लाई होगी। तो पहले स्टेप में देखें मैं क्या लिखने जा रहा हूं। -3 की तरफ 4 से मल्टीप्लाई करें, -12। सही है, -12 हो गया। cos क्यूब 3x² -2x। अब यहां अगर आप देखें तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर मैंने अलग से ब्रैकेट के ऊपर पावर लिखी थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अब आपको जब समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई, तो आपको बार बार इस फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करें। पावर को मल्टीप्लाई, डीलिंग विद द पावर, 4 × -3 इज -12। पावर 4 थी, पावर 3 हो गई। इस दौरान कॉस ऑफ एन एंगल सेम रहा, cos 3x² - 2x था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो सेम रहा, सिर्फ पावर की डीलिंग हुई है, पावर मल्टीप्लाई हुई है, पावर 1 से सब्ट्रैक्ट हुई है। अब आ जाए को, अब पावर को इग्नोर करके सोचें, पावर तो यहां थी ना, फंक्शन, इस फंक्शन को देख रहे थे हम, तो अब सिर्फ फंक्शन को सोचें। तो फंक्शन है cos ऑफ 3x² - 2x। क्या है फंक्शन? पावर 3 को हटा के सोचें, कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होती है, तो पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 लिखें अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आपके जहन में रहेगा कि भाई पावर डीलिंग हो गई, अब मुझे फंक्शन को डील करना है। लेकिन उसूलन डायरेक्ट डील करना आ जाना चाहिए। तो याद रखेंगे जो पावर है ये होल कॉस फंक्शन पे पावर है, लिहाजा इसको इग्नोर करें अब, क्योंकि पावर से जो डीलिंग होनी थी वो हो गई। तो पावर मल्टीप्लाई, पावर 1 से सब्ट्रैक्ट। अब जो कॉस ऑफ एन एंगल है उसकी डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एंगल, तो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन एंगल। तो cos of 3x² - 2x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x² - 2x, और फिर मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। तो 3x² - 2x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 6x - 2। या मैं अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, 2 कॉमन लेना चाहता हूँ, तो 2 कॉमन लेके बाहर चला जाएगा, ये 3x - 1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये नहीं भी करता तो भी कोई मसला नहीं है, ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया।
अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाता भी हूं तो मैं मजीद सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ, माइनस माइनस तो खैर सीधा सीधा प्लस हो जाएगा, और उसके अलावा जो है वो आप इसको मजीद स्टेप्स सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो, वरना जो डिफरेंशिएशन का मुतालबा था वो मैंने पूरा कर दिया। आ जाए एग्जाम्पल नंबर 5 की जाने। डी वाई बाई डी एक्स पावर है, पे पावर है, होल फंक्शन पे पावर है, तो फर्स्ट डील विद द पावर, देन डील विद द फंक्शन, देन डील विद द एंगल। तो पावर को मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा 15, पावर मल्टीप्लाई हुई तो पावर 1 से सब्ट्रैक्ट भी हुई, तो पावर 4 हो गई, 1 - 3x। अभी मैंने किसे डील किया है? आई हैव ओनली डेल्ट विद द पावर। डीलिंग विद द पावर मींस मल्टीप्लाई द पावर, सब्ट्रैक्ट द पावर बाय 1। नाउ कम्स द टर्न ऑफ द फंक्शन, tan एंगल tan ऑफ 1 - 3x। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है? tan ऑफ 1 - 3x की डिफरेंशिएशन होगी sec स्क्वायर 1 - 3x। tan एंगल की डिफरेंशिएशन क्या है? sec स्क्वायर एंगल। और अब एंगल की डिफरेंशिएशन क्या है? 1 - 3x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 की 0 और -3x की -3, तो इंटू -3। इसको अगर मैं आगे ले भी जाता हूं तो ये हो जाएगा -45 tan⁴ 1 - 3x इंटू सेक स्क्वायर 1 - 3x। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपने ये वाला स्टेप भी कर दिया तो जो एग्जामिनर का मुतालबा था वो आपने पूरा कर दिया। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है सिंप्लीफिकेशन की तो फिर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके दे दें, वरना आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। और यहाँ मैंने यही बात लिखी हुई है, order of dealing with trigonometric function is as follows: first deal with the power, then deal with the function, and then deal with the angle। पावर, फंक्शन, एंगल। अगर आपके जहन में ये बैठ गया पावर फंक्शन एंगल, टेंशन खत्म, आप आपके जहन में बैठ जाएगी बात। सही है। तो मैंने ऊपर वाली चीज आपको करवा दी थी, और कॉम्पोजिट फंक्शन वाली जो चीज थी वो मैंने आपको रूल भी P1 का रिकॉल करवाया, और मैंने ये 5 एग्जाम्पल आपके सामने पेश किए। अच्छी तरह इत्मीनान से कॉपी कर लें, यकीनन आपने समझ लिया होगा। 2 3 मिनट लेके इसको फटाफट कॉपी कर लें और फिर एक्नॉलेजमेंट दे दें, सर क्लियर एंड डन, मतलब समझ भी आ गया सर और कॉपी भी हो गया। जल्दी से कर लें, शाबाश।
चलें बेटा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। काफी टाइम हो गया, स्क्रीनशॉट ले ले जिसने कुछ रह गया है तो। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। चलें, ये नोट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये ऑर्डर ऑफ डीलिंग विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। फर्स्ट डील विद पावर, देन फंक्शन, देन एंगल। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल की तरफ। तो पहली चीज है प्रोडक्ट रूल, उसको डिस्कस करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि प्रोडक्ट रूल लगता कब है, डिफरेंशिएशन का ये प्रोडक्ट रूल लगता कब है। ये रूल तब लगता है जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों, व्हेन देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, व्हेन टू फंक्शंस आर बीइंग मल्टीप्लाइड, और दोनों फंक्शंस की नेचर अलग अलग हो। जैसे अगर दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है तो फिर तो वो एक बन सकते हैं, लेकिन अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, या एक लोगारिथमिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो दो अलग अलग नेचर के फंक्शंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो एक नहीं बन सकते। तो जब वो दो अलग अलग फंक्शंस हों और मल्टीप्लाई हो रहे हों और मुझे कहा जाए कि इसे डिफरेंशिएट करो, तो फिर मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूं। देन आई अप्लाई प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है ये सीखना है कि प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है। तो प्रोडक्ट रूल भाई ऐसे लगता है कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनमें से एक को नाम दे दें u का और दूसरे को नाम दे दें v का। एक को नाम दे दें u का और एक को नाम दे दें v का। सर किसे u कहें और किसे v, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद डिसाइड करो किसे u किसे v कहना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हो सकता है। एक फंक्शन u बनेगा, एक v बनेगा। अच्छा, जो u वाला फंक्शन है ना, उससे डिफरेंशिएट करेंगे तो u प्राइम आएगा। जैसे एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ प्राइम एक्स आता है, वैसे u को डिफरेंशिएट करेंगे तो u प्राइम हासिल होगा। इसी तरह v को डिफरेंशिएट करेंगे तो v प्राइम हासिल होगा। तो आपके पास u एक फंक्शन था, उसकी डिफरेंशिएशन आपने निकाल ली, u प्राइम आ गया। v एक फंक्शन था, उसकी डिफरेंशिएशन आपने निकाल ली तो v प्राइम आ गया। अब आपने क्या करना है पता है, अब आपने पहले v को u प्राइम से मल्टीप्लाई करना है, v u प्राइम, और फिर u को v प्राइम से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस u v प्राइम, v u प्राइम प्लस u v प्राइम, v u प्राइम प्लस u v प्राइम। अच्छा, यहां एक और बात, अगर कोई पहले u v प्राइम लिख दे और फिर v u प्राइम लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, u v प्राइम प्लस v u प्राइम से भी एक ही बात है, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। अभी मैं क्वोशिएंट रूल में बताऊंगा कि वहां पर जरूरी है कि पहले v u प्राइम लिखा जाए, क्योंकि बीच में माइनस की साइन होती है। इसीलिए इसी उसी चीज को जहन में बिठाने के लिए मैंने यहां भी वही ऑर्डर फॉलो किया जो क्वोशिएंट रूल में मैंडेटरी ऑर्डर है। नीचे वी यू प्राइम माइनस यू वी प्राइम अपॉन वी स्क्वायर, उस पर आऊंगा मैं अभी। लेकिन यहाँ पर क्या है, वी यू प्राइम प्लस यू वी प्राइम, यहाँ आगे पीछे कर सकते हैं, नीचे नहीं कर सकते आगे पीछे, इसलिए वही पर्सपेक्टिव से जहन में बैठाए तो बेहतर है, ताकि कभी आगे पीछे ना हो। तो क्या करना है, वी यू प्राइम मतलब वी फंक्शन ओरिजिनल, और यू प्राइम मतलब यू के डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो गई, प्लस यू ओरिजिनल फंक्शन मल्टीप्लाई बाय वी के डिफरेंशिएशन, और फिर उनको ऐड। इसको एग्जाम्पल के एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, और फिर पास वर्ड में ऐसे कई सवाल आएंगे जिसमें आप प्रोडक्ट रूल बार बार अप्लाई करते रहेंगे, तो ये स्किल वहां जाके पॉलिश हो जाएगी। लेकिन अगर एक एग्जाम्पल ढंग से सही तरीके से समझ आ जाए तो फिर हमें मसला नहीं है, फिर हम हर किस्म के फंक्शन पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, क्योंकि जो इंडिविजुअल फंक्शन है उनकी तो डिफरेंशिएशन हमने देख ली। एलजेब्रिक की हमें P1 से आती थी, कॉम्पोजिट फंक्शन की हमें आती है P1 से ही, एक्सपोनेंशियल की, लोगरिथमिक की, ट्रिग्नोमेट्रिक की अब हमने सीख ली। तो अब जब दो फंक्शंस जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो इन्हीं फंक्शंस में से कोई दो फंक्शंस होंगे, या एल्जेब्रिक होगा, या एक्सपोनेंशियल होगा, या लोगरिथमिक होगा, या ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, तो फिर उस पर हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। अब मैं आइए इस पे अप्लाई करता हूं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर 3x। आप देख सकते हैं ये जो y है ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसमें से एक फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मैंने आपको जो रूल बताया उसके मुताबिक किसी एक को नाम देना है u का
और किसी दूसरे को, और जो दूसरा है उसको नाम देना है v का। अब किसे u कहें और किसे v, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, ये आपका डिसीजन है। लेकिन मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को u मान रहा हूं और e पावर 3x को v मान रहा हूं। तो जो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर वो u है, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पावर 3x वो v है। अब जो u वाला फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी u प्राइम। तो निकालें, u प्राइम इज इक्वल टू 2x, 2x, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x है, और फिर v यानी कि v प्राइम की डिफरेंशिएशन v प्राइम वो क्या होगी, तो ये आपको पता है e पावर एफ एक्स की डिफरेंशिएशन होती है e पावर एफ एक्स एज इट इज कॉपी मल्टीप्लाई बाय एफ प्राइम एक्स। तो इसका मतलब e पावर 3x की डिफरेंशिएशन होगी e पावर 3x, एज इट इज कॉपी कर दिया, और फिर जो पावर में 3x है उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगी और वो है 3। तो ये हो जाएगा 3e3x, ये हो गया। अच्छा अब देखें, अब क्या बताया, v को u प्राइम से मल्टीप्लाई प्लस u को v प्राइम से मल्टीप्लाई। तो आइए dy बाई डी एक्स लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v u प्राइम। तो e पावर 3x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 2x e पावर 3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, क्या हो गया 2x e पावर 3x। अब आएगा बीच में प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको, u v प्राइम, v u प्राइम कर दिया प्लस u v प्राइम। तो 3x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस 3x स्क्वायर e पावर 3x। जब सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या सर ये जरूरी है कि हम इस तरह से u प्राइम v प्राइम लिखें, क्या मेंटली नहीं सोच सकते? बिल्कुल सोच सकते। इफ यू आर स्ट्रांग इनफ, मेंटली तौर पे आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, मेंटल स्किल्स शार्प है, आप डायरेक्ट कर लें। आपने कहा v u प्राइम, इसको आपने u माना दिमाग में, इसको v माना, v e पावर 3x को एज इट इज कॉपी किया और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दी। तो आप डायरेक्ट भी ये स्टेप लिख सकते हैं, ये सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं। अगर आप मेंटली डायरेक्टली इसे यू कह के इसे वी कह के डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं तो फिर कोई मसला नहीं, एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। सही है। और फिर ये ग्रेडियंट फंक्शन आ गया, और फिर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या रेट्स ऑफ चेंज या कोई चीज अगर आपसे पूछी जाए तो आप उसको डील कर सकते हैं, क्योंकि P1 की तमाम नॉलेज आपकी P3 में आएगी। बस जो P3 की एडिशनल स्किल्स हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। बाकी सवालात में आप देखेंगे कि उसी तरह जैसे एएस में सवालात आते थे वैसे ही सवालात आएंगे, बस जो फंक्शंस होंगे y के, जो y इक्वल्स टू करके जो फंक्शंस लिखे हुए होंगे वो या तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होगा, या फिर वो दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे तो उस पर क्वोशंट रूल लगेगा, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक की होगी, लोगैरिथमिक की होगी, ये एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। बाकी P1 के तरह का सवाल आपके सामने पेश होगा। तो ये आपकी dy बाई डी एक्स की डिफरेंशिएशन हो गई। इसमें जाहिर सी बात है अगर मुझे कोई फैक्टराइजेशन का हुक्म देता है कि भाई फैक्टराइज करो, तो फिर मैं इसमें जो है वो e पावर 3x भी कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं मजीद इसमें आगे जाऊँ एक स्टेप, जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप इस फॉर्म में आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं, एग्जामिनर ने कहा भाई फैक्टराइज फॉर्म में दो, वैसे कहा नहीं है कि फैक्टराइज करो, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव सिंप्लीफिकेशन होता नहीं है, कभी हमने देखा नहीं है इस तरह से सवाल आया हो, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना। तो हमने क्या कहा, हमने कहा x कॉमन ले लें, e पावर 3x भी कॉमन ले लें, तो यहाँ बच जाएगा 2 प्लस, और यहाँ हो जाएगा 3x, x e पावर 3x को कॉमन ले लिया तो 2 प्लस 3x बच गया। ये आपका आंसर ऐसा है कि अब मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये फॉर्म और बेहतरीन फॉर्म है। तो लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपसे अगर एग्जामिनर ने कोई मुतालबा नहीं किया तो आप इस वाली फॉर्म में आंसर देकर सुकून में रह सकते हैं। और यूजुअली ग्रेडियंट फंक्शन का मकसद ये होता है कि आप ग्रेडियंट निकाल सकें, तो आपने डालनी अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू ही होती है। तो अब इसमें एक्स की वैल्यू डाल के ग्रेडियंट निकालें, इसमें डाल के निकालें, क्या फर्क पड़ता है? हाँ,
जब डिफरेंशिएशन का उसूल है ना, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालें, फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स, और dy by dx को इक्वेट टू 0 करते हैं, तो फिर मुझे इस तरह से कॉमन लेना पड़ता है। ये बात मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पर। अगर एग्जामिनर ने सिर्फ ग्रेडियंट फंक्शन मांगा है या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल मांगा है तो मसला नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट अगर मांगे हैं तो dy by dx को इक्वेट टू 0 करेंगे ना, तो फिर आप इसी फॉर्म को इक्वेट टू 0 करेंगे, तो फिर आपको पहले कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेंगे तो फिर आपको पता होगा कि या तो ये 0, या तो x 0 के बराबर है, या e पावर 3x 0 के बराबर है, या 2 + 3x 0 के बराबर है, तो आपके पास मल्टीपल आंसर्स आएंगे और अकॉर्डिंगली फिर आप जो है वो निकाल सकते हैं। अगर कभी स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, वो इंशाल्लाह हम सवालात में जब देखेंगे तो हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सही है, ये आपका प्रोडक्ट रूल हो गया। फिर अगर हम आ जाए क्वेश्चन रूल पे, फिर मैं आपको एक साथ कॉपी करने का मौका भी दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन रूल क्या है भाई? दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, जो दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं उसमें न्यूमरेटर वाला फंक्शन u कहलाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहे होते थे उसमें तो किसी को भी u कहते हैं, किसी को भी v कहते हैं, मसला नहीं था। लेकिन डिवीजन वाले में मसला है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट कि जो न्यूमरेटर है दैट इज u एंड द डिनोमिनेटर इज v। So differentiation of u upon v is vu prime minus uv prime upon v square। यहाँ ऑर्डर बहुत मैटर करता है। यहाँ uv prime minus vu prime नहीं हो सकता। कोई अगर कह दे uv prime minus vu prime तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, ये नहीं हो सकता। तो vu prime minus uv prime upon v square, तो v पहले, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई बाय u की डिफरेंशिएशन माइनस u और v की डिफरेंशिएशन, और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर भी करना है। तो ये एडिशनल चीज है। आइए इसको अप्लाई करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन साइन x। अब यहां अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। न्यूमरेटर वाला फंक्शन u कहलाता है, तो u हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और जो u की डिफरेंशिएशन हो जाएगी वो आप निकाल लेंगे 2x प्लस 3। अच्छा, जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसे कहेंगे v, और वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो v हो गया साइन x। फिर v प्राइम, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन आती है, साइन एंगल इज कॉस एंगल मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल। तो साइन x की क्या हो जाएगी? कॉस x, और कॉस x इंटू 1। क्यों? क्योंकि साइन एंगल इज कॉस एंगल और फिर मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, लेकिन एंगल जो है वो x है, तो उसकी डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगी, तो उसको मल्टीप्लाई करके कोई चेंज थोड़ी आएगा, तो उसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका cos x हो गया सीधा सीधा। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ ऑर्डर आपके लिए बड़ा मैटर करता है। वी यू प्राइम, देखें पहले आपने यही मल्टीप्लाई करना है, कि दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये आपकी ये ऑर्डर फॉलो करना है। पहले v को u प्राइम से, फिर माइनस u को v प्राइम से। सेकंड नंबर पे ये चीज करनी है, v को u प्राइम से माइनस u को v प्राइम से अपॉन v स्क्वायर। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। dy by dx इज इक्वल टू वी यू प्राइम, तो यहां मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 3 पहले लिख देता हूं, और फिर साइन x लिख देता हूं, तो ये वी यू प्राइम मल्टीप्लाई हो गया माइनस यू वी प्राइम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और फिर cos x अपॉन v स्क्वायर। और v क्या है? v तो साइन x था, यहां भी लिखा हुआ है, तो साइन x का स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर, तो साइन x का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x कहलाएगा। साइन x का जो होल स्क्वायर है वो कहलाएगा साइन स्क्वायर x। सही है, साइन स्क्वायर x। ये आपका जो है वो डिफरेंशिएशन आपके सामने आ गई। अगर आपने कोई कुछ आपको एग्जामिनर ने मजीद सिंप्लीफाई करने का कहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि आप जो है, बल्कि न्यूमरेटर में और मतलब न्यूमरेटर में अगर आप चाहें भी तो कुछ कॉमन लिया नहीं जा सकता, कुछ कॉमन नहीं ले सकते आप। सही है, लिहाजा बस यही आपने छोड़ना पड़ेगा। अब आप मजीद होशियारी ना करें और ये आंसर के तौर पे पेश कर दें। अगर आपको ग्रेडियंट फंक्शन का आंसर देना है
तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालनी है या स्टेशनरी पॉइंट निकालनी है तो इसी पॉइंट का आप इस्तेमाल, इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। अब जाहिर सी बात है, हम तो एक रैंडम एग्जांपल्स देकर चल रहे हैं। एग्जामिनर जब टर्निंग पॉइंट्स वगैरह निकालता है तो वो ऐसे एग्जांपल्स देता है जहां पर आपके रेलिवेंट पॉइंट्स आ सकते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री की स्किल्स आपकी अब रहेंगी। अगेन एंड अगेन आपको ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करूंगा तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाएगा। जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपके सामने आ जाएगा तो फिर ट्रिग्नोमेट्री की स्किल्स लग जाएंगी। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ के आए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री की स्किल्स लगती हैं कि tan ऑफ एन एंगल इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर एंगल निकालना। तो वो स्टेशनरी पॉइंट्स के जो टर्निंग पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इसी तरह निकलेंगे। अच्छा, एक और बात मैं पहले भी बता चुका था, फिर बताता हूं कि जब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कर रहे हों तो आपका जो कैलकुलेटर है ट्रिग्नोमेट्री के लिए वो रेडियन मोड पे होना चाहिए। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डीलिंग कर रहे हैं, बाकी तो किसी में मसला है ही नहीं। अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं और आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डील कर रहे हैं, लिख भी रहा हूं, फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डीलिंग कर रहे हैं तो फिर आपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रखना होगा। याद रखें ये बात, सही है, क्योंकि एक्स की वैल्यूज जो होंगी वो रेडियन में आप देंगे तो जब एंगल निकालेंगे। अच्छा, उसके अलावा जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होंगे तो लॉग्स की स्किल शामिल हो जाएंगी, जो लॉग की स्किल आपने सीखी है। हमने लॉग्स का टॉपिक बहुत पहले काफी पहले कर लिया था, तो वो लॉग्स की टॉपिक की स्किल भी आपकी बार बार इस्तेमाल होंगी डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें भी। तो अब समझ लेंगे जो जितना भी हमने चीजें सीखी है ना, बेसिक चीजें, वो सारी बार बार आपके सामने आती रहेंगी। इसमें लॉग्स अगेन अगेन आ रहा सामने आएगा आपके, उसके रूल्स, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, पावर लॉ, ये सारे लॉज वगैरह जो है हमने सीखे थे, क्वोशंट लॉ, पावर लॉ, प्रोडक्ट लॉ, वो सारे लॉज भी लगेंगे। और साथ साथ जो ट्रिग्नोमेट्री की हमने सारी स्किल सीखी थी वो भी लगेंगी। और इसके अलावा फिर डिफरेंशिएशन जो है वो तो उसके लगेगी लगेगी। तो अब सब चीजें मिक्स होते हुए चलेंगी। तो अगर आपकी पुरानी नॉलेज कच्ची है तो उसको आप पक्की करें, वरना आपके सवालात करने में आपको बड़ी दिक्कत महसूस होगी। सही है। अच्छा, फिर कुछ मजीद एग्जांपल्स भी आपको देने हैं इंशाल्लाह, तो आप पहले इसको यहाँ तक कॉपी कर लें और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लें तो फिर क्लियर एंड डन लिख दीजिएगा, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड।
चले भाई आगे बढ़ रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं भी कॉपी किया कोई चीज़ तो स्क्रीनशॉट ले लें, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा बेटा, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें देखने हैं। बेसिकली इसमें सेक एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स के डिफरेंशिएशन में कवर कर रहा हूँ। होता ये कि एग्जामिनर डायरेक्ट तो नहीं कहता कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, लेकिन बाज़ औक़ात कहता है बाय राइटिंग सेक एक्स एज 1 अपॉन कॉस एक्स शो दैट इफ y इज sec x dy by dx इज दिस। तो उसमें ना बहुत वाज़ेह इंस्ट्रक्शन देता है हमें, और इंस्ट्रक्शन के बाद हम आराम से शो कर देते हैं। लेकिन अब वहां किस तरह से शो करते हैं, अगर मैं यहाँ नहीं समझाऊं तो शायद आपको वहां कुछ लोगों को वहां मुश्किल हो जाए, तो इसलिए उस चीज को यहाँ डील करना और समझाना बेहतर समझता हूं मैं। तो y अगर sec x है और आपको dy by dx निकालना है, तो आपने कहा सर sec x की डिफरेंशिएशन तो करनी नहीं है। आपने तो कहा था सिलेबस में लिखी हुई है साइन की और कॉस की और टेन की डिफरेंशिएशन, sec cosec cot की तो है ही नहीं। हाँ, सिलेबस ने तो डायरेक्ट मुतालबा नहीं किया, लेकिन आपको निकालने जो है वो आनी चाहिए। और मैंने आपको जैसे कि कहा कि एग्जामिनर बाजों का क्लियर इंस्ट्रक्शन देके टेस्ट भी करता है। तो अब किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। y को जो sec x है तो पहले आप इसको 1 अपॉन cos x करके एक्सप्रेस करें। y इक्वल टू 1 अपॉन cos x। अच्छा, आपके पास ना दो रास्ते, एक रास्ता ये कि ये 1 अपॉन cos x है तो ये u अपॉन v है, ये बिल्कुल सिंपल रास्ता है। अगर इसको आप प्रोडक्ट रूल लगा के समझें, क्वेश्चन रूल लगा के समझें, तो ये ऊपर u है और नीचे v है। u वाला फंक्शन आपका हो जाएगा 1, तो u प्राइम आपका हो जाएगा 0। v वाला फंक्शन जो है आपका हो जाएगा cos x, तो जो v की डिफरेंशिएशन है v प्राइम वो हो जाएगी माइनस साइन एक्स। कॉस ऑफ एन एंगल की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होती है, और आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें v u प्राइम ये नंबर 1 पे माइनस u v प्राइम ये नंबर 2 पे। तब मैं यहाँ लिख रहा हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v u प्राइम 0 हो जाएगा माइनस u v प्राइम अपॉन v स्क्वायर, और v cos x है तो cos x का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब जरा ऊपर देखें तो 0 माइनस प्लस साइन x हो जाएगा, cos x इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस साइन x हो जाएगा प्लस साइन x, और नीचे cos स्क्वायर x है तो नीचे cos स्क्वायर x जो है ना वो cos x स्प्लिट कर दें आप, इस तरह करके लिख रहा हूं मैं। इसकी वजह बता रहा हूं मैं आपको, जो शो करना होता है ना वो होता है कि sec x की डिफरेंशिएशन है sec x tan x, ये शो करो आप। आपको शो करना होता है कि sec x की डिफरेंशिएशन है sec x tan x। तो कैसे sec x tan x है, तो मैं आपको स्प्लिट करके बता रहा हूँ। आपका sin x अपॉन cos स्क्वायर x आया, cos स्क्वायर x को आपने तोड़ दिया, cos x और cos x। अब अगर आप देखें तो sin x इंटू 1 जो है वो sin x होता है, और cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x होता है। तो अभी भी ये sin x अपॉन cos स्क्वायर x ही है, मैंने कोई तब्दीली नहीं की है इसमें, सिर्फ फॉर्म तब्दील कर दी है, बाकी ओवरऑल कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। तो अब सिर्फ इससे इस तब्दीली से फायदा क्या हुआ कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स हो गया सेक एक्स। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका 1 अपॉन कॉस एक्स इज सेक एक्स एंड साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टेन एक्स। तो यहां से पता चला कि अगर y जो है वो सेक एक्स है तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो सेक एक्स टेन एक्स है। आपको वही तो नाजिल नहीं होगी ना, एग्जामिनर आप एक्सपेक्ट करता है कि आपको डायरेक्टली याद हो। बस एग्जामिनर जो है वो आपको कहेगा कि बाय राइटिंग sec x as 1 upon cos x show that if y is sec x dy by dx is sec x tan x, कहेगा शो करो। तो किस तरह से शो करेंगे, sec x 1 upon cos x होता है तो 1 upon cos x की जो डिफरेंशिएशन है वो आपको पता है, u अपॉन v फॉर्म में आप करके उसको एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो क्वेश्चन रूल लगेगा, और क्वेश्चन रूल लग के भी हो सकता है। अच्छा, कोई बच्चा अगर चाहे तो एक और तरीका इसका मुमकिन होता है, वो एक और तरीका भी पॉसिबल होता है यहाँ पर। ये समझ लें मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड 2 अगर मैं इसी सवाल का करूं तो मेथड 2 क्या होगा, 1 अपॉन कॉसेक्स है ना, y इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक्स है ना, इससे इसके बाद आए जरा यहां से आ जाए। अगर y इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक्स है तो कॉसेक्स होल पावर -1 था, कॉसेक्स होल पावर 1 था, तो मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो ये हो जाएगा कॉसेक्स होल पावर -1।
अच्छा मैं एक कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूं, साइन स्क्वायर एक्स जो है वो बेसिकली साइन एक्स का होल स्क्वायर है, या यूं कह लें साइन एक्स का होल स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर एक्स है। तो फिर आप ये कहेंगे सर कि कॉस एक्स का होल पावर -1 जो है वो कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो आप बोलेंगे नो, यूजुअली हर पावर के लिए ये चीज वैलिड होती है ना, साइन एक्स होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर एक्स। ये मैंने इसका ऑर्डर आगे पीछे लिख दिया, अगर मैं उसी ऑर्डर में लिखूं तो आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। साइन एक्स का जब होल स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉस एक्स का जो होल पावर -1 है तो कॉस इनवर्स एक्स होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि कॉस ऑफ एन एंगल होल पावर -1 इज डिफरेंट फ्रॉम कॉस इनवर्स एक्स। वजह क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बजाते खुद एक फंक्शन है, तो वो एक डिफरेंट चीज होती है। तो कॉस एक्स होल पावर -1 और कॉस एक्स सेम चीज नहीं है। -1 वाली पावर है ना, उसके लिए ये चीज वैलिड नहीं है। बाकी सब में पावर साइन एक्स होल क्यूब होगा तो साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स होल पावर 4 होगा तो साइन 4x। लेकिन अगर पावर -1 होगी तो फिर होल ब्रैकेट के ऊपर पावर -1 या यहां पावर -1, दोनों बातों में फर्क है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। सोचे ना, कॉस ऑफ 30 होल पावर -1 करें या कॉस इनवर्स 30 करें तो आपका आंसर कैलकुलेटर अलग अलग देगा। कॉस 30 होल पावर -1 करें या कॉस इनवर्स 30 करें तो कैलकुलेटर आपका दोनों केसेस में अलग अलग आंसर देगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एक अलग फंक्शन है, लिहाजा इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। तो अगर मैं cos x होल पावर -1 की डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये कैसे होगी पता है? ये होगी कॉम्पोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन के रूल के मुताबिक। फर्स्ट डील विद द पावर, पावर को डील करते हैं, -1 मल्टीप्लाई हुआ, cos x एज इट इज रहा, पावर 1 से सब्ट्रैक्ट होकर -2 बन गई, फिर cos x की डिफरेंशिएशन क्या हो गई, माइनस साइन एक्स, और फिर अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो आपका वही सिलसिला रिपीट हो जाएगा। यहां से अगर आप देखेंगे तो माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर यहां से जो है वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा जो यहां किया था। तो इसका मतलब ये है कि 1/cos x की डिफरेंशिएशन करने के लिए या तो मैं डायरेक्ट क्वोशंट रूल भी अप्लाई कर सकता हूं, या मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं cos x होल पावर 1 था डिनोमिनेटर में, तो ऊपर लेके cos x होल पावर -1 कर दिया और फिर कॉम्पोजिट फंक्शन के रूल के मुताबिक डिफरेंशिएट कर लिया। यही बातें मुझे आपके सामने रखनी थी, तभी मैंने इसको एग्जाम्पल्स के तौर पे एक्सप्लेनेशन का पार्ट बनाया, ताकि ये बातें आपके जहन में मौजूद रहें। सही है, यहां तक कर लिया जब आपने, तो उसके बाद जो है फिर आपको मैंने प्रोसेस यहां तक समझा दिया। तो आप कॉम्पोजिट फंक्शन के मुताबिक भी कर सकते हैं और क्वोशंट रूल से भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास मौजूद हैं। सही है, ये बात जो मुझे मेंशन करनी थी मैंने मेंशन कर दी। लेकिन मैंने यहाँ एक बात वाजे कर दी है कि cos x होल पावर -1 और cos इनवर्स x दोनों एक चीज नहीं है। बाकी सारी पावर्स के लिए तो ये चीज वैलिड होती है, लेकिन 1 वाली जो -1 वाली जो पावर है उसके लिए ये चीज वैलिड नहीं होती। सही है। अच्छा, अब ये y कोस टू sec x के हिसाब से हो गया। इसी रूल के मुताबिक हम y कोस टू cosec x को भी डील कर सकते हैं। तो y कोस टू cosec x हो जाएगा 1/sin x। और अगर मैं यहाँ पर मैं एक ही मेथड से करता हूँ, क्वोशंट रूल तो आप आराम से लगा ही लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको ऊपर लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा sin x होल पावर -1, और ये छोटा भी होता है, जाहिर सी बात है। sin x होल पावर -1 आप dy/dx निकालें, तो पहले पावर को डील करें, माइनस मल्टीप्लाई करें, तो माइनस आपने मल्टीप्लाई किया, -1 sin x होल पावर -2, पावर 1 से सब्ट्रैक्ट हो गई, फिर जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x, और फिर ये हो जाएगा माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। फिर इसी तरह मैं इसे स्प्लिट करूंगा, माइनस cos x साइन एक्स और 1/sin x। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, dy/dx विल बी इक्वल टू 1/sin x क्या होता है,
1 अपॉन साइन एक्स होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये आपका आंसर हो गया। तो सेक एक्स की डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स है, कोसेक एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स है, लेकिन ये याद नहीं करनी, ये आपको शो करने का कहा जा सकता है कि बाय राइटिंग कोसेक एक्स एज 1 अपॉन साइन एक्स, शो दैट व्हेन y इज कोसेक x dy by dx इज माइनस कोसेक x cot x। तो आप कैसे शो करेंगे? तो वो हम यहाँ पर भी दो रास्ते हैं, या तो क्वेश्चन रूल लगा लें, या फिर फंक्शन को न्यूमरेटर में ले आए होल पावर -1 करके कॉम्पोजिट फंक्शन का उसूल लगा लें, जो कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 में लगाया है। एग्जाम्पल 1 में मैंने दोनों लगा के बताए, एग्जाम्पल 2 में मैंने खाली जो है वो एक से आपको समझाया है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, कोसेक एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स और सेक एक्स की सेक एक्स टेन एक्स। ये याद नहीं करनी, लेकिन ये ड्राइव करने को आती है और शो करने को कहा जाता है। तो किस तरह से शो करते हैं मैंने आपके सामने बात रख दी है। अच्छा, फिर अगर हम कॉट एक्स और टेन एक्स देखें, टेन एक्स की तो मुझे पता है सेक स्क्वायर एक्स होती है, तो टेन एक्स क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। ये क्वेश्चन रूल से निकलेगी। तो अगर मैं यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लगाऊं, यू अपॉन वी है ना, ये यू है और ये वी है, सही है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है वी यू प्राइम, तो वी होगा कॉस एक्स, वी यू डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा हूं। वी यू प्राइम, वी क्या है कॉस एक्स, और यू प्राइम साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है कॉस एक्स है। वी यू प्राइम, वी कॉस एक्स है और यू साइन एक्स है, तो यू की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस यू वी प्राइम, यू क्या है साइन एक्स और वी प्राइम, वी कॉस एक्स है, तो वी की डिफरेंशिएशन यानी कि कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी माइनस साइन एक्स अपॉन वी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स। सही है। आपको अगर कंफ्यूजन हो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सोच डेवलप करवा रहा हूं। नहीं कर सकते आप डिटेल वर्किंग करें, कोई मसला नहीं। और 10x की तो हमें शो भी नहीं करनी, मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ। 10x की तो हमें याद करनी है, एग्जामिनर ने हमें याद करने का कहा है सिलेबस के अंदर, लेकिन फिर भी डिराइव करके बताने का शौक है मुझे, तो मैं बताता हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 होता है। आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1 P1 में भी पढ़ी थी, P3 में भी पढ़ी। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप देख सकते हैं 10x की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स याद होनी चाहिए थी, मैंने आपको ड्राइव करके भी बता दी। कॉट एक्स आ सकती है क्योंकि कॉट एक्स याद नहीं करनी। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स ऑब्टेन करता हूं, u अपॉन वी है, तो वी यू प्राइम, वी क्या है साइन एक्स, यू प्राइम कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है माइनस साइन एक्स, वी यू प्राइम माइनस यू वी प्राइम, यू क्या है कॉस एक्स, वी प्राइम साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन वी स्क्वायर, ये है साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ऊपर अगर आप देखें तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, माइनस आप कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। फिर आइडेंटिटी नंबर 1 लगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, तो माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स कोसेक एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स जो है वो क्या होता है कोसेक एक्स होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। अल्टीमेटली ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आपके एल में एक और बात आ गई कि tan x की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है और cot x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स।
सही है, तो ये भी कभी कह सकता है कि बाय राइटिंग cot x as cos x upon sin x, show that if y is cot x, dy by dx is negative cos x square x। तो आपको ये बात जब आपको सवाल आएगा तो आपके जहन में क्लिक कर जाएगी कि यार सर ने ये वाली बात भी हमें बताई थी। तो ये जो है सारे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं, जो कि आप फटाफट लिख सकते हैं। फटाफट लिख लें। तो फिर इंशाल्लाह लास्ट एस्पेक्ट जो है डिफरेंशिएशन का, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं। नेचर डिटर्मिनिंग जो ऑलरेडी हमने पहले भी सीखा है, लेकिन कुछ बातें नहीं बतानी है, एक और मेथड बताना है नेचर की डिटर्मिनिंग के लिए, जिसके बाद इंशाल्लाह फिर आप पास पेपर के तमाम सवाल करने की पोजीशन में आ जाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। तो ये कॉपी कर लें और क्लियर एंड डन लिख दें, और फिर इंशाल्लाह फिर हम आगे बढ़ जाते हैं लास्ट एस्पेक्ट की तरफ।
चलें स्क्रीनशॉट ले लें, इंशाल्लाह फिर आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। सबसे इत्मीनान से सुनेंगे इंशाल्लाह। और डिटर्मिनिंग द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मेथड नंबर 1 तो वही है जो हमने पहले पढ़ा था। यहाँ मेथड नंबर 2 एक दूसरा मेथड बताना है। सर जब एक मेथड से काम हो रहा है तो दूसरा मेथड क्यों सिखा रहे हैं? कोई भी चीज़ मैं बिला वजह नहीं सिखाता, हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ये दूसरा मेथड सिखाना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ अगर पहला मेथड लगाने जाएंगे तो आप लंबे हो जाएंगे और गलतियां भी हो जाएंगी, और 1-2 मार्क का जो नेचर डिटर्मिनेंट का पार्ट होता है वो आप सही से डील नहीं कर पाएंगे। और आप 15 मिनट भी लगा देंगे तो बाज़ औक़ात 10-15 मिनट लगाने के बाद भी आपका आंसर सही नहीं आता। तो अब यहाँ पर मुझे आपको मुख्तलिफ मेथड से इंट्रोड्यूस करवाना है। तो सेकंड मेथड जो है वो डिफरेंट है, और पहला वाला मेथड एज इट इज वही वाला मेथड है जो हमने एएस में सीखा था। तो आइए हम डिटर्मिनिंग नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स की बात करते हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट के हवाले से हमें एक बात पता है कि जब स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं तो हम dy/dx को इक्वेट टू 0 करते हैं। dy/dx को इक्वेट टू 0 क्यों करते हैं? क्योंकि भाई मैक्सिमम पॉइंट पे या मिनिमम पॉइंट पे जब टेंजेंट बनता है, मिनिमम पॉइंट पे या मैक्सिमम पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ होता है तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। यहां बनाए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसका ग्रेडियंट 0 होता है। तो स्टेशनरी पॉइंट पे यानी कि मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट पे, इसे टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं। टर्निंग पॉइंट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ग्राफ टर्न हो रहा होता है। स्टेशनरी पॉइंट इसलिए कहते हैं कि यहाँ स्टेशनरी होता है, इसका मतलब यहाँ ग्रेडियंट 0 होता है, कोई चेंज नहीं हो रहा होता। ग्रेडियंट इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। जब ग्रेडियंट 0 है तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स 0 है। इसका मतलब ये स्टेशनरी पॉइंट कहलाता है। तो स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम dy/dx को इक्वेट टू 0 करते हैं और हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाता है। dy/dx को इक्वेट टू 0 करते हैं तो वी फाइंड x, और फिर जो x है उसे इक्वेशन ऑफ द कर्व में डालते हैं तो y आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास x, y तो आ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टेशनरी पॉइंट जो है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है? भाई टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो अगर मुझे ये बताना है और अगर मुझे इसका नेचर डिटरमिन करना है कि ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, तो एक रास्ता तो P1 वाला है जो हमने P1 में सीखा था, और वो क्या है? नेचर डिटरमिनिंग का मेथड नंबर 1 यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट फाइंड सेकंड डेरिवेटिव, दैट इज d²y/dx²। उसके बाद सब्सटीट्यूट x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट इन द सेकंड डेरिवेटिव। ये सेकंड स्टेप है कि आपका जो टर्निंग पॉइंट का x आया था इसे सेकंड डेरिवेटिव यानी कि d²y/dx² में रख दो, और सब्स्टिट्यूशन के बाद जो d²y/dx² का आंसर आया उसे नोट करो। अगर वो आंसर पॉजिटिव आंसर है तो हैप्पी फेस मिनिमम पॉइंट, और अगर वो आंसर नेगेटिव आंसर है तो सैड फेस मैक्सिमम पॉइंट। ये एएस में सीखा था। dy/dx को इक्वेट टू 0 करके x निकालें, इक्वेशन ऑफ कर्व में डाल के y निकालें, x, y आ गया। नेचर निकालने के लिए सेकंड डेरिवेटिव यानी कि d²y/dx² निकालें। जो टर्निंग पॉइंट का x आया था उसे d²y/dx² में सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम पॉइंट, और डायरेक्ट मत लिखेंगे ये पॉजिटिव है, वैल्यू भी लिखें। d²y/dx² -2.3 आ रहा है, ये लिखें। फिर बताएं कि ये लेस देन 0 है, इसका मतलब मैक्सिमम पॉइंट है। कुछ बच्चे वैल्यू नहीं लिखते, d²y/dx को डायरेक्ट अंदाज पॉजिटिव, हाँ कैलकुलेट भी करते हैं फिर भी लिखते हैं डायरेक्ट ग्रेटर देन 0। नहीं, वैल्यू लिखें। ये 5.79 है विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस इट्स अ मिनिमम पॉइंट। ये -2.57 आया, दिस इज लेस देन 0, हेंस इट्स अ मैक्सिमम पॉइंट। तो वो वैल्यू जो आ रही है ना कैलकुलेटर में वो भी लिखा करें, डायरेक्ट नहीं, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 मत लिख दिया करें। वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, उसके मार्क्स होते हैं। बच्चे एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे ने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके निकाला, अंधाधुंध फायरिंग नहीं की।
तो ये आपका मेथड नंबर 1 जो आप एएस में किया करते थे, ये वही बात मैंने आपके सामने लिखी भी और आपको समझा भी दी। अब मेथड नंबर 2 जो है ना, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल मेथड है और बड़ा आसान भी है, लेकिन बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आपको बहुत मजा आएगा समझने में। तो बहुत गौर से पहले सुनेंगे इसको इंशाल्लाह, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम क्लास खत्म कर देंगे। आप आराम से स्क्रीनशॉट से नोट्स बना लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। आप सुकून से आप जो है पहले सुन लें, क्योंकि लास्ट एस्पेक्ट है, तो हम इस एस्पेक्ट के स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्लास एंड कर सकते हैं। टाइम भी कम है हमारी क्लास में, तो हम इसको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके इंशाल्लाह एंड कर देंगे। आप इंशाल्लाह उसको फिर आराम से कॉपी कर लीजिएगा। सेकंड डेरिवेटिव वाला जो मेथड है, यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव, वो हमने एएस में सीखा था, मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। अब ये जो मैं आपको मेथड सिखाने जा रहा हूं, दिस इज यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है सर फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy बाय dx। जी हाँ, dy बाय dx की बेसिस पर नेचर निकलेगा। dy बाय dx की बेसिस पर तो सर कोऑर्डिनेट्स आते थे टर्निंग पॉइंट के, तो क्या नेचर भी उसी से आएगा? जी हाँ, ये dy बाय dx से ही टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आएंगे और dy बाय dx से ही नेचर भी आएगा। तो इसका मतलब हमें डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर नहीं निकालना पड़ेगा। जी हाँ, आपको नहीं निकालना पड़ेगा। जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला हुआ है dy बाय dx, उसी के जरिए आपका काम हो जाएगा, उसी के जरिए आपका नेचर निकल जाएगा, उसी के जरिए कोऑर्डिनेट्स भी निकल जाएंगे। अच्छा सर ये कैसे होगा, जरा थोड़ा सा समझाएं। तो आइए इस चीज को समझते हैं। मार्किंग स्कीम में ना ये जुमला अक्सर लिखा होता है, इसलिए मैंने मार्किंग स्कीम का ये जुमला कोट कर दिया, जिसका जिसका मतलब दरअसल ये होता है कि कोई भी मेथड बच्चे ने लगाया हो, लिखा होता है यूजिंग एनी मेथड, और फिर एग्जाम्पल में लिखा होता है एग्जाम्पल टेस्ट डेरिवेटिव ईदर साइड। क्या मतलब टेस्ट डेरिवेटिव ईदर साइड? तो डेरिवेटिव का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, और ईदर साइड का क्या मतलब है समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मार्किंग स्कीम का जुमला है जो मैंने यहाँ पर कोट किया है, जिससे मुराद ये है कि जो अब मैं समझाने जा रहा हूँ ये वाला मेथड आपने लगाना होगा। तो इसमें जो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर निकालने वाली चीज है, सेकंड डेरिवेटिव का मसला है, वो हल हो गया। सेकंड डेरिवेटिव आपने निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो एक कॉम्प्लिकेशन से बच गए आप। तो फिर तो जबरदस्त मेथड हुआ, ये बिल्कुल जबरदस्त है। आपने यही मेथड लगाना होगा A2 के अंदर इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि यहाँ इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आ जाते हैं, मतलब इतने लंबे फंक्शंस होते हैं कि जब ग्रेडियंट फंक्शन आ जाता है प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल लगा के, तो फिर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन में दोबारा से प्रोडक्ट रूल या क्वोशंट रूल लगाने में तो आप तो लंबे हो गए, आपका तो सांस वहीं फूलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए यहां जरूरत बन गई। एएस में क्या होता था पता है? dy बाय dx एग्जामिनर निकलवाता था और डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर भी निकलवाता था, और फिर कहता था फाइंड नेचर, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट एंड फाइंड द नेचर। तो वहां नेचर के लिए डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि निकाला हुआ होता था, एग्जामिनर ने खुद निकलवाया हुआ होता था। अब यहाँ एग्जामिनर थोड़ी निकलवा रहा है, तो बिलावजा बिलावजा लगाए निकालें हम, जब एग्जामिनर ने मांगे ही नहीं है तो हम क्यों निकालें? तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव से ही काम करेंगे। वो कैसे होगा और कॉन्सेप्चुअली वो कैसे एप्लीकेबल है आपको समझाता हूं। यहां पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, जब आपने dy बाय dx को इक्वेट टू 0 किया तो आपके पास x कोऑर्डिनेट आ गया। ऊपर जो मेथड सीखा था उसके मुताबिक ये x कोऑर्डिनेट डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर में डलता है। यहां पर मैंने इंस्ट्रक्शन क्या दी, ये जरा देखें। ये जो x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट आया ना, ये आपने ग्रेडियंट फंक्शन में यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव में नहीं डालना। ये ग्रेडियंट फंक्शन ही फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है, ये आपने नहीं डालना। जाहिर सी बात है ये डालेंगे तो dy बाय dx 0 आ जाएगा, क्योंकि dy बाय dx 0 रखकर तो ये निकाला है, dy बाय dx को इक्वेट टू 0 करके ही तो ये निकाला है। तो जब ये वापस एज इट इज dy बाय dx में डालूंगा तो आंसर 0 ही आएगा ना, नेचर कहां से पता चलेगा? तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कुछ और है। इसके क्या इंस्ट्रक्शन है देखें। Increase and decrease the x coordinate of turning point slightly and substitute in the first derivative gradient function। अब यहाँ सवाल पैदा होता है सर ये स्लाइटली का क्या मतलब है, ये कैसा सब्जेक्टिव टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं? स्लाइटली क्या मतलब है? स्लाइटली का मतलब ये होता है बेटा कि इतना कम करें, जैसे बहुत कम, छोटा स्लाइड चेंज करें। इसका मतलब दरअसल ये है कि इतना चेंज कर सकते हैं कि अगला टर्निंग पॉइंट ना आ जाए। अब टर्निंग पॉइंट के दो x की वैल्यूज थी, एक x इक्वल टू 1 आया था और एक x इक्वल टू 2 आया था, और एक x इक्वल टू -1 भी है लेट्स सपोज। अब
बच्चे को हम कह रहे हैं कि भाई x इक्वल टू 1 का नेचर डिटरमिन करो, जो टर्निंग पॉइंट जिसका x इक्वल टू 1 है उसका नेचर बताओ। तो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो x इक्वल टू 1 की वैल्यू को स्लाइटली डिक्रीज भी करेगा और इंक्रीज भी करेगा। अब डिक्रीज करेगा तो कितना डिक्रीज करेगा? इतना डिक्रीज करेगा कि -1 से पहले पहले हो, मतलब 1 से पहले वाली वैल्यू 0.5 ले लें, 0 ले लें, -0.5 ले लें, लेकिन -1 को क्रॉस ना हो, वरना अगले टर्निंग पॉइंट का फिर नेचर डिटरमिनिंग का मसला आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 से स्लाइटली पहले एक वैल्यू लें, स्लाइड डिक्रीज, और x इक्वल टू 1 के बाद एक वैल्यू लें, स्लाइड इंक्रीज। तो स्लाइड इंक्रीज भी इतना होगा कि अगली जो हद है, अगला टर्निंग पॉइंट है 2, उससे पहले पहले, मतलब 1.9, 1.95, 1.8, 1.5 ये ले लें आप, कि अगला टर्निंग पॉइंट ना शामिल हो जाए। तो इसका मतलब -1 से 1 के दरमियान जो वैल्यूज होंगी उसमें रहना है आपने, x इक्वल टू 1 को स्लाइड डिक्रीज करने के बाद, और x इक्वल टू 1 को स्लाइड इंक्रीज करने के बाद आपने 1 और 2 के दरमियान रहना है। ये आपका स्लाइड इंक्रीज या डिक्रीज का पर्पस है। अगर आप सिर्फ 0.1 या 0.2 का भी चेंज करते हैं, जैसे 1.1 कर दिया, 1.2 कर दिया, या 1.5 कर दिया, या यहाँ पर 0.8 या 0.9 कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। स्लाइड इंक्रीज डिक्रीज का यही मतलब है कि छोटा सा चेंज करना है। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर चेंज थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाए तो मसला नहीं है, प्रोवाइडेड के अगले टर्निंग पॉइंट के अंदर से पहले पहले हों। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इंक्रीज एंड डिक्रीज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट स्लाइटली एंड सब्स्टिट्यूट इन द फर्स्ट डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ नोट जो मैंने आपको समझा दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टर्निंग पॉइंट्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बिफोर डिसाइडिंग द वैल्यूज व्हिच विल बी सब्स्टिट्यूटेड इन द फर्स्ट डेरिवेटिव। जो बाकी टर्निंग पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें भी कंसिडरेशन में लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिफोर डिसाइडिंग द वैल्यूज व्हिच विल बी सब्स्टिट्यूटेड इन द फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी एग्जांपल है, एग्जाम्पल है कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट आपका 1 आया, जिस टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है उसका नेचर निकालना है। उसका क्या निकालना है? नेचर निकालना है। तो नेचर निकालने के लिए आप एक्स इक्वल टू 1 को स्लाइड डिक्रीज भी करेंगे और स्लाइड इंक्रीज भी करेंगे, स्लाइड डिक्रीज भी करेंगे और स्लाइड इंक्रीज भी करेंगे, सच दैट जो बाकी टर्निंग पॉइंट्स है उससे पहले पहले हम हों, ऐसा ना हो कि वो भी क्रॉस हो जाए। तो ये ख्याल रखना होता है, स्लाइड का यही मतलब होता है। अब जब मैंने x इक्वल टू 0.5 को स्लाइड डिक्रीज करने के बाद ग्रेडियंट फंक्शन में dy बाई dx में डाला तो वैल्यू नेगेटिव आ गई। फिर स्लाइड इंक्रीज करने के बाद, जब dy बाई dx में डाला तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्निंग पॉइंट से पहले ग्रेडियंट नेगेटिव था और टर्निंग पॉइंट के बाद ग्रेडियंट पॉजिटिव था। अब सोचें, मैं आपको समझाता हूं। ये देखें, टर्निंग पॉइंट से पहले ग्रेडियंट नेगेटिव और टर्निंग पॉइंट के बाद ग्रेडियंट पॉजिटिव। देखें ना, यहां कोई भी टेंजेंट बनाए ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। एक्सेस भी बनाता हूं, देखें, आप देखें, एक्स बढ़ने पर वाई क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन। एक्स बढ़ने पे वाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का जो ग्रेडियंट है नेगेटिव होता है। ग्रेडियंट जो डिक्रीजिंग फंक्शन वाला, जहां डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा होता है वहां ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। ये P1 की नॉलेज है। डिक्रीजिंग फंक्शन dy by dx लेस देन 0, इंक्रीजिंग फंक्शन dy by dx ग्रेटर देन 0। रिकॉल करें तो यही लिखा हुआ है। क्योंकि dy by dx लेस देन 0 आ गया तो मैं कह रहा हूं ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर x लेस देन 1। टर्निंग पॉइंट से पहले डिक्रीजिंग फंक्शन है, टर्निंग पॉइंट के बाद ग्रेडियंट पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कौन सा टर्निंग पॉइंट मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है कि पहले ग्रेडियंट नेगेटिव हो और फिर पॉजिटिव हो जाए? कब होता है? तो आप देखें, मैक्सिमम वाले केस में ग्रेडियंट पहले क्या होता है? पॉजिटिव, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग होते होते डिक्रीजिंग हो जाता है तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमम। इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग, टर्निंग पॉइंट इज मैक्सिमम। डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग, टर्निंग पॉइंट इज मिनिमम। तो यही जुमला यहां पर लिखा हुआ है, एज द ग्रेडियंट चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन हुई है, इसका मतलब द टर्निंग पॉइंट इज अ मिनिमम पॉइंट। जब आप नेचर डिटरमिन फर्स्ट डेरिवेटिव से कर रहे हो तो वाजे लिखें, एक वैल्यू x इक्वल टू 1 से पहले, एक वैल्यू x इक्वल टू 1 के बाद, स्लाइड डिक्रीज, स्लाइड इंक्रीज, और फिर ये जुमला जरूर लिखें, एज द ग्रेडियंट dy by dx changes sign from negative to positive, the turning point is a minimum point. The turning point is a minimum point. सही है? तो यहां पर ये बात वाजे तौर पे आप लिखें
कि आपने ये जुमला लिखना है कि क्योंकि ग्रेडियंट की साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में तब्दील हो रही है, और ये तो सिर्फ तभी होता है जब टर्निंग पॉइंट मिनिमम हो। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसका जो ऑपोजिट एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी कर लीजिएगा, मैंने आपको कहा ना एक पेज है ये पूरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी कर लीजिएगा। फिर अभी कॉपी नहीं करना, बस लास्ट एस्पेक्ट मुझे इसी का एग्जाम्पल बताना है, बाकी समझा तो मैंने कॉन्सेप्ट दिया। अब देखें, x इक्वल टू 1 है, x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट निकालना है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0.5 dy बाय dx इज ग्रेटर देन 0। जब x स्लाइड डिक्रीज किया तो ग्रेडियंट पॉजिटिव आ गया, स्लाइड इंक्रीज किया तो ग्रेडियंट नेगेटिव आ गया। मतलब पहले इंक्रीजिंग फंक्शन था, फिर डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, इसका मतलब पहले ग्रेडियंट पॉजिटिव है और फिर ग्रेडियंट नेगेटिव है। ऊपर क्या था, पहले ग्रेडियंट नेगेटिव था फिर पॉजिटिव था। यहाँ क्या है, पहले ग्रेडियंट पॉजिटिव है, मतलब टर्निंग पॉइंट का जो x है, टर्निंग पॉइंट का जो x है 1, उससे पहले का मामला देखा ग्रेडियंट पॉजिटिव आ गया, उसके बाद का मामला देखा ग्रेडियंट नेगेटिव आ गया। तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो इसका मतलब ये पहले इंक्रीजिंग फंक्शन था फिर डिक्रीजिंग हुआ, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है, इसका मतलब टर्निंग पॉइंट मैक्सिमम होता है। तो मैंने यही बात लिख दी कि एज द ग्रेडियंट चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव द टर्निंग पॉइंट इज अ मैक्सिमम पॉइंट। as the gradient changes sign from positive to negative the turning point is a maximum point। और फिर ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा था ये समझाने के लिए कि हम जो है वो किस तरह से करेंगे। तो आप ये वो एग्जांपल है जो आप दोनों मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, मेथड नंबर 1 से भी कर सकते हैं, मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हैं। तो a curve is defined, find the x coordinate of the stationary points and determine their nature। तो एक आपको मेथड है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव वाला और एक सेकंड डेरिवेटिव वाला। इस एग्जांपल को आप मेथड नंबर 1 से भी ट्राई कीजिएगा, मेथड नंबर 2 से भी ट्राई कीजिएगा। तो आप देखिएगा कि मेथड नंबर 1 जो एएस में सीखा था उससे आपका नेचर, और जो मेथड नंबर 2 जो हमने ए2 में सीखा है उससे आपका नेचर सेम आएगा। तो ये आप आराम से इत्मीनान से इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा 6x² माइनस 18x। फिर आप जब डी वाई बाई डी एक्स को इक्वेट टू 0 करेंगे तो आपके पास जो है 6x कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की एक वैल्यू 0 आ जाएगी और एक आ जाएगी 3। मेथड नंबर 1 जो है वो आपको कहता है, अच्छा खाली x कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, x कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। मेथड नंबर 1 के मुताबिक आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। निकालें जरा, क्या आ जाएगा 12x माइनस 18। अच्छा जब पहला वाला नेचर निकालना है तो x इक्वल टू 0 डालें, दूसरा डालना है तो x इक्वल टू 3 डालें। सिखाया क्या था, सेकंड डेरिवेटिव में x कोऑर्डिनेट ही डालते हैं स्टेशनरी पॉइंट का, ना स्लाइड डिक्रीज करते हैं ना इंक्रीज करते हैं, एज इट इज डालते हैं। x इक्वल टू 0 डाला तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 18 आ गया जो कि लेस देन 0 है, इसका मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। और x इक्वल टू 3 डाला तो आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 12 इंटू 3 36 माइनस 18 पॉजिटिव 18 आएगा, ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा आपका मिनिमम पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपका एएस वाला हो गया। और अगर आपने मेथड नंबर 2 के मुताबिक करना है तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 वाले के लिए आप एक वैल्यू पहले डालेंगे, जैसे मैंने माइनस 0.5 डाल दिया, और एक आप बाद में डाल देंगे, x इक्वल टू 0.5 डाल दिया। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालें, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालें। इसी तरह x इक्वल्स टू 3 वाले के लिए स्लाइड डिक्रीज करें 2.5, स्लाइड इंक्रीज करें 3.5। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालें, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालें। और आप यहाँ नोट करेंगे कि जब मैं माइनस 0.5 डालने पे निकालूंगा तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स जो है नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो वो स्टेटमेंट जो मैंने लिखवाई है, एज द ग्रेडियंट चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव देयरफॉर दिस इज अ, एक मिनट, 0 डालने पे माइनस 0.5 डालेंगे तो क्या आएगा 12 इंटू माइनस डी, नहीं एक मिनट मैंने गलत डाला है, सही उल्टा हो गया ये शायद, एक मिनट। माइनस 0.5 अगर आप डी वाई बाई डी एक्स में डालते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा शायद, मैक्सिमम पॉइंट है ना, हाँ पहले पॉजिटिव आएगा और फिर नेगेटिव आएगा। अब बोलेंगे एज द ग्रेडियंट चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव
इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट। और यहाँ आप देखेंगे तो पहले लेस देन जीरो आएगा, फिर ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो एज द ग्रेडियंट चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट इज अ मिनिमम पॉइंट। सही है, तो दोनों मेथड के थ्रू मैंने सवाल करके ही बता दिया। चलिए सही है, तो ये आपका ये वाला पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और उसको इंशाल्लाह कॉपी कर दीजिएगा। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब इंशाल्लाह आप पास पेपर्स के सवालात करने की पोजीशन में हैं, आपके पास अच्छे खासे दिन हैं। पास पेपर्स के दबा के सवालात करें, जो मसले मसाइल सवालात उसी तरह के होंगे जिस तरह के एएस में थे। बस नई चीज क्या है कि जो फंक्शंस हैं नए होंगे, और उन तमाम नए फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करना मैंने आपको सिखा दी है। और जहां नेचर डिटरमिन करनी होगी तो आपको फिर एक और मेथड बता दिया है जो अब आपने फॉलो करना होगा, और आप देखेंगे कि उस मेथड से चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। सही है जनाब। चलें, मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें कि यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है, एक्नॉलेजमेंट जरा दे दें, स्क्रीनशॉट ले लें और एक्नॉलेजमेंट दे दें इफ इट्स क्लियर टू ऑल, एंड अकॉर्डिंगली वी विल एंड द क्लास। स्क्रीनशॉट ऊपर वाला भी ले लिया, ये भी ले लीजिएगा, कॉपी इंशाल्लाह कर लीजिएगा। सिर्फ क्लियर का एक्नॉलेजमेंट दे दें कि हर चीज क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्ट क्लियर हो गया। चलिए, पूरी कोशिश की इंशाल्लाह तमाम एस्पेक्ट्स आपके सामने प्रॉपर तरीके से रखे जाएं, हर चीज आपको बहुत वाज़ेह समझ आ जाए। इसी नोट पे कि अल्लाह के फजल से डिफरेंशिएशन की पहली कैटेगरी की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल कर ली। पास पर सब आपकी जिम्मेदारी है, जो मसले मसाइल होंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ सवालात, और नेक्स्ट क्लास के अंदर इस कैटेगरी के सवालात डिस्कस करेंगे जो मसले मसाइल आपको पेश आए इंशाल्लाह, क्योंकि आप काफ़ी चीज़ें तो कर सकेंगे। तो अलग अलग कैटेगरीज जो है वो मैंने बनाई हुई हैं बुकलेट के अंदर, आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। क्लास को इसी नोट पे खत्म करते हैं कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, फी अमान अल्लाह।